आनंद कुमार मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसके पैरा 14 और 16 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस बात को डेल किया और बोला है कि भैया कोई लीगल एम्बार्गो और लीगल इंपीडिमेंट नहीं है कि एफआईआर की क्वेश्चनिंग चार्जशीट फाइल होने के बाद नहीं हो सकती है। अभी आई है शैलेश भाई वाली जो वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये कोई नई जजमेंट नहीं है। उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके पहले भी क्या कहा with respect to the power of the High Court under 482 और Article 226 with respect to quashing of the FIR, उसको उन्होंने reiterate किया कि भैया चार्जशीट फाइल होने से हाई कोर्ट का जो पावर है 482 और 226 अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी वो खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं हो जाता। करेक्ट। सपोज करो 498A के केस में लड़की ने अपने इन लॉज और हस्बैंड और सबके खिलाफ एक एफआईआर करा दी कि भैया मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की ऐसे, ठीक है, और उसका इंग्रेडिएंट बना दिया। इंग्रेडिएंट तो बन गया, पर भैया कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि भैया केवल इंग्रेडिएंट है कि 354 का आपको जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट सेक्सुअल हैरासमेंट का है भी कि नहीं है। अगर सिर्फ एक एवरमेंट्स मेड कर देने से विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट ये आपको दैट नॉट द सफिशिएंट, द कोर्ट कैन ऑलवेज लुक इनटू इट इन द दैट इज व्हाई सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की बात कोर्ट ने की है इस जजमेंट में। आपको अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन हमेशा लगता है 377 का, इंग्रेडिएंट्स तो आपने बना दिया, बट भैया इंग्रेडिएंट से क्या होगा? अगर कोर्ट को ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि हाँ भैया नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो कोर्ट कैन ऑलवेज गो बियॉन्ड द इंग्रेडिएंट्स एंड सी द अदर सर्कमस्टांसेस कि भैया इसमें एक्चुअली बनता है कि नहीं बनता है। और अगर नहीं बनता है तो सिर्फ इंग्रेडिएंट होने से भी इट इज नॉट, देयर इज नो बार कि कोर्ट अपना 482 का या आर्टिकल 226 में अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको इसीलिए बोला जाता है भैया 482 और 226 में जब आप जाते हो ना तो यू नो द फंडामेंटल्स, वन, सेकेंड यू नो द फैक्ट्स, थर्ड सारे सर्कमस्टांसेस आपको पता होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू ड्राफ्ट योर पिटीशन एंड आर्गू इट इन अ वे टू शो कि सर ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है, बाकी जो है ये भजन लाल के जो 7वां नंबर क्लॉज है उससे कवर होता है, ये मैनिफेस्टली। करेक्ट। जो आप जजमेंट को रेफर कर रहे हो उसमें ये था कि एफआईआर होते ही उन्होंने क्वेश्चन फाइल कर दी थी। ये नहीं होगा कि आप एफआईआर हुई आप क्वेश्चन फाइल नहीं करो, आप वेट करो चार्जशीट आने का, और चार्जशीट आने के बाद जब आप जाओगे फिर कोर्ट कहेगा भैया आप क्या बोल रहे हो, आप सो रहे थे क्या जब एफआईआर हुई थी? आप चार्जशीट आ गई तो आप जाओ चार्ज के ऊपर बहस करो, डिस्चार्ज करा लो। लेकिन उस केस में जहां पे आप क्वेश्चन में इमीडिएटली चले गए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर और आपकी क्वेश्चनिंग इज पेंडिंग व्हाइल द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, then you can, of course, the court has vast power to look into those charge sheet, और सिर्फ चार्जशीट फाइल होने से वो आपकी जो क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर फाइल है वो इनफ्रुक्चुअस नहीं होती है और कोर्ट का पावर 482 और 226 ऑफ आर्टिकल में वो जो है खत्म नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जहां लगातार हम आपसे कह रहे थे कि झूठी एफआईआर को आप सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अपने खिलाफ अगर झूठा मामला दर्ज हुआ है तो उसको खारिज कर सकते हैं। हमने इससे पहले इस पर कई वीडियो बनाए और रोहित रंजन सर जो हमारे साथ इस समय जुड़ गए उनके साथ ही हमने 482 का वीडियो बनाया था। आपके हजारों की संख्या पे उस पे कमेंट आए। हालांकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है, हाई कोर्ट के पास गए उन्होंने मना कर दिया है, तो वो एंटरटेन नहीं करते हैं, वो ऐसा प्रिंसिपल बना लिया है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा है और प्राइमा फेसाई आपके पास बेहतर एविडेंस है तो आप 482 में जा सकते हैं। और क्यों और कैसे जा सकते हैं, इसके लिए हमने एक बार दोबारा रोहित रंजन सर को अपना कार्यक्रम है उसमें इनवाइट किया है। उनसे एक जजमेंट पे भी हम बात करने जा रहे हैं और इसलिए ये वीडियो बनाने का मतलब भी इसलिए था क्योंकि बिल्कुल रिसेंट का जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी
480 में क्वेश्चनिंग हो सकती है, हाईकोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये ऑर्डर दिया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित रंजन सर खुद जुड़ गए हैं। रोहित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी को आप पहले से जानते हैं, करीब 3 दशक का बेहतर अनुभव है, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिमोनियल से संबंधित उनके तमाम वीडियो पर आपने हजारों की संख्या में कमेंट किए हैं। रोहित सर, सबसे पहले वही हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूअर जो भी इसको देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, 482 क्वैशिंग और आर्टिकल 226 रिट का फॉर द पर्पस ऑफ क्वैशिंग, सर भैया वन कार्डिनल रूल है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए और आपके दर्शकों को यह ध्यान रखना पड़ेगा। जस्टिस पाने के लिए अपने राइट को एसर्ट करना पड़ता है। घर बैठे कोई आपको जस्टिस नहीं देने जा रहा है इस देश में। सो इफ यू वांट टू हैव अ जस्टिस यू हैव टू एसर्ट योर राइट्स। एंड हाउ डू यू एसर्ट इट? 482 का प्रोविजन है और आर्टिकल 226 का प्रोविजन है। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा, झूठा मुकदमा किया गया है या एक ऐसा एफआईआर किया गया जो मैलिशियस है, for the purpose of any extortion or for arm twisting or giving a civil dispute को criminal dispute का कलर बना के, जो 420 के केसेस में अक्सर हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में हुआ, वो एक ने पूरा नहीं किया, आपने उठा के उसको आर्म ट्विस्ट करके रिकवरी का केस को एफआईआर बना दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको जस्टिस पाने के लिए आपको अपना राइट्स तो एक्सरसाइज करोगे ना, और वो राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक बात है, ठीक बात है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। जिनके जिस तरह के अनुभव है रोहित सर, वो उसी तरह की अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनका अनुभव गलत रहा है। Everybody is free to have their own views and opinions and interpretation, but ठीक है, मैं तो अपना इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से भी छोड़ो, जो कोर्ट कहती है जजमेंट को, उसको तो हम सबको मानना है ना। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट। तो उसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है रोहित सर, आप सबसे पहले शैलेश भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो बिल्कुल रिसेंट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ये जो शैलेश भाई पटेल वाली जो वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला जो जजमेंट अभी जो 24 अगस्त 2024 को आया है, दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने उसको दिया है जी। उसमें उन्होंने क्या कहा है, कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि भैया एफआईआर हो की क्वैशिंग इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट भी हो सकती है। तो ये कोई नया लॉ नहीं है। ये लॉ अगर आपको याद हो तो मैंने पता नहीं आपको पहले बताया ही है कि नहीं, पर जहां तक मेरी मेमोरी है, इफ आई माई मेमोरी आर करेक्ट, there was a judgment of the Supreme Court in way back in 2019, 11 SCC page 706, if I rightly recollect, and the name of that judgment was Anand Kumar Malhotra versus State of NCT of Delhi. उसके पैरा 14 और 16 में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस बात को डेल किया और बोला है कि भैया कोई लीगल एम्बार्गो और लीगल इंपीडमेंट नहीं है कि एफआईआर की क्वैशिंग चार्जशीट फाइल होने के बाद नहीं हो सकती है। करना क्या होता है कि आपको अगर एफआईआर की क्वैशिंग आपने फाइल की और उस दौरान अगर चार्जशीट आ गई, तो यू हैव टू आल्सो अपेंडिक्स द चार्जशीट बिफोर द कोर्ट। तो ये कह के कि सर अब चार्जशीट भी आ गई, अगर हम चार्जशीट को भी देख ले तो भी कोई केस नहीं बनता है, एंड द कोर्ट कैन ऑलवेज एक्सरसाइज देयर पावर। सो दिस जजमेंट जो अभी आई है शैलेश भाई वाली जो वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये कोई नई जजमेंट नहीं है। उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसके पहले भी क्या कहा विथ रेस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 482 और आर्टिकल 226 विथ रेस्पेक्ट टू क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर, उसको उन्होंने रीइटरेट किया कि भैया चार्जशीट फाइल होने से हाई कोर्ट का जो पावर है 482 और 226 अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, वो खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं हो जाता। करेक्ट। आपको अपना उसके अंदर आपको अपने राइट को एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रोहित सर, मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि बहुत से लोगों के
जो वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, आप अगर वो सुन रहे हैं और बाय द वे आपके साथ आपको ये अनुभव था कि साहब 482 में हमने तो सुना है, किसी वकील साहब ने बताया है, किसी वो कानून के जानकार ने बता दिया कि साहब 482 में हाईकोर्ट तो इंटरटेन करता नहीं है, उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है जो सर कह रहे हैं। और जो जजमेंट आया है वर्तमान में 28 अगस्त का जजमेंट है, ये बहुत पुराना जजमेंट नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर चार्जशीट भी आप 482 में जाके क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन यहां लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किन आधारों पे। अब आते हैं हम रोहित सर के पास दोबारा से। रोहित सर, 482 का आधार, कोई भी एफआईआर को चैलेंज करने से पहले क्या क्या तैयारी कर लें, ये हमारे दर्शकों को। देखो विप्लव, आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि 482 का जो पावर है क्वैशिंग का अंडर सीआरपीसी, मतलब अर्स्टवाइल सीआरपीसी, अब इट इज नो मोर सीआरपीसी नाउ, और जो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रिट का पावर है फॉर द पर्पस ऑफ क्वैशिंग, इसमें लॉ जो है ना 1960, आई एम टॉकिंग अबाउट 1960, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। 1960 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया था कि भैया किन सर्कमस्टांसेस में एफआईआर या कंप्लेंट अंडर 200 जो फाइल हुई है उसकी क्वैशिंग हो सकती है। ठीक है। और उसमें बेसिकली उसमें उन्होंने जो है बेसिकली देयर वर 3 पैरामीटर्स इन दैट। एक कि अगर कोई लीगल बार है, अगर लॉ में ही प्रोहिबिटेड है और तब भी एफआईआर हो गई या कंप्लेंट फाइल हो गई, भैया तो वो नहीं चलेगा, वो क्रैश हो। ठीक है। दूसरा कि जो सारी बातें एफआईआर में कही जा रही हैं या कंप्लेंट में कही जा रही हैं उसको हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं विदाउट एनी डिफेंस, तो भी मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तो आप उसकी क्वैशिंग हो सकती है। और तीसरा जो है, एलिगेशंस तो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि ऑफेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। करेक्ट। एलिगेशन जो एफआईआर में लगी या जो कंप्लेंट में लिखी गई वो कॉन्स्टिट्यूट तो कर रहा है कि हाँ भैया ऑफेंस बना, पर उसका कोई कॉर्पोरेटिव मटेरियल नहीं है, हवा में है, बस सिर्फ एलिगेशंस लगा दिया ओनली टू मीट द इंग्रेडिएंट्स। तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स होने से और उसके उस इंग्रेडिएंट को प्रूव करने का कोई मटेरियल नहीं है, तो कोर्ट जो है अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है। रोहित सर, ये क्या संभव है कि आप एग्जाम्पल से, कम पॉइंट नंबर 3 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से हमारे दर्शकों को बता दें। मैं उसको एग्जाम्पल भी दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लॉज आते रहे। आपको याद होगा एक मैग्ना कार्टा जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बदन लाल 1992, 1 सप्लीमेंट एससीसी, पेज जो उसका था वो 335 था। करेक्ट। और उसके पैरा 102 और 103 में अगर आप कोई भी पढ़ेगा तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्राइटेरिया जो आरपी कपूर में थे उसको इलेबोरेट करके 7 क्राइटेरियाज बना दिए, 7। करेक्ट। और वो 7 क्राइटेरिया क्या है वो जानना जरूरी है। पहला, भैया फेस वैल्यू पे ले लो तो भी कोई केस नहीं बनता, जो आरपी कपूर में भी था। दूसरा, एलिगेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कॉग्निटेबल ऑफेंस। करेक्ट। तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि फिर वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत ही नहीं है अगर कॉग्निटेबल ऑफेंस नहीं है तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है तो एफआईआर क्यों सर्वाइव करेगी। करेक्ट। तीसरा जो था, एफआईआर डू नॉट मेक आउट एनी केस, कोई उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होते। चौथा, लीगल बार है जो आरपी कपूर में भी था। पांचवा, दैट द एलिगेशंस जो है वो इतने एब्सर्ड है और जो इनहेरेंटली इनप्रोबेबल है इस एक्सटेंट में कि कोई रीजनेबल आदमी कोई रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकता। करेक्ट। उनकी जांच ही नहीं हो सकती, तो उसको कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट 7वां जो एस्पेक्ट था वो है कि मैनिफेस्टली अटेंडेड एज अ मैलिस टू रेक वेंजेंस। अगर बदले की भावना की कार्रवाई से
कोई झूठा मुकदमा किया गया आपको, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत अब बढ़िया, जो बहुत मुद्दा जो बढ़िया। अब आप जो मेरे को पूछ रहे थे उसको मैं आपको दर्शकों को इलेबोरेट करता हूं। जी। कोई बहुत इंटेलिजेंट कंप्लेनेंट होगा ना, और वो कोई बड़ा इंटेलिजेंट लॉयर्स के थ्रू अपनी ड्राफ्टिंग करा के ले जाएगा, तो वो क्या करते हैं भैया, हम लोग तो डेली करते हैं, हम लोग उसको ऐसे ड्राफ्ट करते हैं कि बेसिक इंग्रेडिएंट जो है जिसका हम एलिगेशंस लगा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, वो मेड आउट हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है 2 एग्जाम्पल सर, रोहित सर, 2 एग्जाम्पल। एक तो आप मैट्रिमोनियल केस का ले लीजिए जहां आजकल 498 का बनाया जाता है, और दूसरा मुझे लगता है जो ट्रांजिशन है, मतलब पैसे का लेन देन, व्यापारिक लेन देन है, और उसको क्रिमिनलिटी उसकी दे दी गई है, क्रिमिनल एंगल। मैं एग्जांपल कहूंगा, बट मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके दर्शक को समझने का है कि भैया अगर मान लो जैसे लोग कि नहीं भैया बेसिक इंग्रेडिएंट तो मीट आउट हो रहा है एफआईआर से, फिर क्वेश्चन कैसे होगी? करेक्ट। ठीक है ना भाई, इसको तो समझना पड़ेगा ना भाई कि अगर बेसिक इंग्रेडिएंट मान लो कोई क्लेवर ड्राफ्टिंग से बेसिक इंग्रेडिएंट को फुलफिल कर दिया, तो कोर्ट तो कहेगी और द प्रोसिक्यूशन भी कहेगा मिलॉर्ड व्हाट आर दे टॉकिंग, बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर मेड आउट, आप इसको कैसे वो कर सकते हो? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी 2023 में, विच वॉज रिटन बाय जस्टिस गवई एंड जस्टिस पार्डीवाला। उस केस का नाम, हाँ, उस केस का नाम था मोहम्मद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। करेक्ट। उसका जो पैराग्राफ 12 है ना, वो पहले आपके दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं, देन वी कम टू दैट एग्जांपल, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उस एस्पेक्ट को डील करने के लिए कि जहां पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स मीट आउट हो रहे हैं वहां पे भी कोर्ट कैसे 482 और आर्टिकल 226 का पावर एक्सरसाइज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन। करेक्ट। और पैराग्राफ 12 में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एट दिस स्टेज वी वुड लाइक टू ऑब्जर्व समथिंग इंपॉर्टेंट। Whenever an accused comes before the court invoking either the inherent power under section 482 of the Code of Civil Criminal Procedure or extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution to get the FIR or a criminal proceedings quashed, essentially on the ground that such proceedings are manifestly frivolous or vexatious or instituted with the ulterior motive for wreak vengeance, then in such circumstances, the court owes a duty. Please mark this word, the court owes a duty to look into the FIR with care and little more closely. We say so because once the complainant decides to proceed against the accused with an ulterior motive for personal vengeance, then he would ensure that the FIR complaint is very well drafted with all the necessary pleadings and ingredients. Correct. The complainant would ensure that the averments made in the FIR are such that they disclose the necessary ingredients to constitute the alleged offense. Therefore, it will not be just enough for the court to look into the averments made in the FIR or the complaint alone for the purpose of ascertaining whether the necessary ingredients to constitute the alleged offense are disclosed or not. In frivolous or vexatious proceedings, the court owes a duty to look into the many other attending circumstances emerging from the records of the case over and above the averments made, and if needed, be due care and circumstance, try to read in between the lines, and if the court, while exercising its jurisdiction under 482 or 226, need not restrict itself only to the stage of a case, but is empowered to take into account the overall circumstances leading to the initiation or registration of such case as well as the material collected during the investigation, and thereby attracting the issue of wreaking vengeance out of private or personal grudges and alleged. मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है इस बात कि अगर मान लो किसी ने क्लेवर ड्राफ्टिंग के साथ इंग्रेडिएंट्स बना दिए और आ गए, और फिर वो कहेंगे भैया क्या बात कर रहे हो, आप कैसे 482 एक्सरसाइज कर सकते हो? कोर्ट ये कहता है कि भैया कोर्ट हैज अ ड्यूटी नॉट ओनली टू सी कि भैया इंग्रेडिएंट्स क्या कह रहे हैं, बट ऑल्सो द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस
which also includes corroborative material. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज। सपोज करो 498A के केस में लड़की ने अपने इन लॉज और हस्बैंड और सबके खिलाफ एक FIR करा दी कि भैया मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की ऐसे, ठीक है, और उसका इंग्रेडिएंट बना दिया। इंग्रेडिएंट तो बन गया, पर भैया कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि भैया केवल इंग्रेडिएंट है कि 354 का आपको जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट सेक्सुअल हैरासमेंट का है भी कि नहीं है। अगर सिर्फ एक एवरमेंट्स मेड कर देने से विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंग्रेडिएंट ये आपको दैट नॉट द सफिशिएंट, द कोर्ट कैन ऑलवेज लुक इनटू इट इन द, दैट इज व्हाई सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की बात कोर्ट ने की है इस जजमेंट में। करेक्ट करेक्ट। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन हमेशा लगता है 377 का। इंग्रेडिएंट्स तो आपने बना दिया, बट भैया इंग्रेडिएंट से क्या होगा? अगर कोर्ट को ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि हाँ भैया नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो कोर्ट कैन ऑलवेज गो बियॉन्ड द इंग्रेडिएंट्स एंड सी द अदर सर्कमस्टांसेस कि भैया इसमें एक्चुअली बनता है कि नहीं बनता है। और अगर नहीं बनता है तो सिर्फ इंग्रेडिएंट होने से भी देयर इज नो बार कि कोर्ट अपना 482 का या आर्टिकल 226 में अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सिमिलर आप आ जाओ 420 के केस में, भाई दो पार्टियों में एग्रीमेंट हुआ कोई सी चीज को लेके, कुछ चीजें कंप्लाई हुई कुछ नहीं हुई, आपने उठा के 420 बना दिया भैया इसका इंटेंशन तो, और आपने लिख दिया दैट इंटेंशन फ्रॉम इंसेप्शन वाज टू चीट, क्योंकि 420 को बनाने के लिए आपको इंटेंशन इंसेप्शन से दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। पर कोर्ट को ये देखेगा कि भैया तुम कह रहे हो इंसेप्शन से, बट इंसेप्शन के बाद तो ये बाकी चीजें तो हुई है ना जी। तो अगर बाकी चीजें हुई हैं तो तुम कैसे कह रहे हो कि इंसेप्शन? इसका मतलब है तुमने सिर्फ इंग्रेडिएंट को मीट करने के लिए एक एवरमेंट्स डाल दिया दैट इंटेंशन ऑफ चीटिंग वाज राइट फ्रॉम द इंसेप्शन और देयरफॉर 420। तो ये सारी चीजें हैं और इसके ऊपर आपको इसीलिए बोला जाता है भैया 482 और 226 में जब आप जाते हो ना तो यू नो द फंडामेंटल्स, वन, सेकेंड यू नो द फैक्ट्स, थर्ड सारे सर्कमस्टांसेस आपको पता हो, and then you have to draft your petition and argue it in a way to show कि सर ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है, बाकी जो है ये भजन लाल के जो 7वां नंबर क्लॉज है उससे कवर होता है, ये मैनिफेस्टली है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत बहुत शानदार। और रोहित सर ने जो बताया डेफिनेटली आपको समझ में भी आया होगा। एक तो उन्होंने आर.के. कपूर जजमेंट का हवाला दिया जिसमें 3 उन्होंने, और इसके बाद 3 को सुप्रीम कोर्ट ने भजन लाल में बढ़ाया, उसके 7 पॉइंट कर दिए। आप अगर 482 में जा रहे हैं तो ये दोनों जजमेंट उठाएं, उनके पॉइंट्स पढ़ें और देखें कि क्या आपके और महमूद अली का जिसका 2023 के जजमेंट की, जस्टिस गवाई के जजमेंट की बात कही, आप देखें कि वो फुलफिल कर रहा है। और कोर्ट पे बड़ा ओनस है, यानी कि कोर्ट को आपको बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि साहब ये देखिए, आपको कहना पड़ेगा माय लॉर्ड दिस इज योर ड्यूटी, प्लीज लुक इनटू इट, आई एम नॉट सेइंग सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट दैट इट इज योर ड्यूटी टू सी इट। करेक्ट। आप ये कह के नहीं कि केवल FIR के साथ FIR हो गई, इंग्रेडिएंट है इसलिए हम इसको खत्म नहीं करेंगे। 28 अगस्त का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, 142 की पावर यूज करा और खत्म किया FIR को और चार्जशीट को। सर बट विथ वन कैविएट, वो आप जजमेंट को रेफर कर रहे हो, उसमें ये था कि FIR होते ही उन्होंने क्वेश्चन फाइल कर दी थी। ये नहीं होगा कि आप FIR हुई आप क्वेश्चन फाइल नहीं करो, आप वेट करो चार्जशीट आने का, और चार्जशीट आने के बाद जब आप जाओगे फिर कोर्ट कहेगा भैया आप क्या बोल रहे हो, आप सो रहे थे क्या जब FIR हुई थी? अब चार्जशीट आ गई तो आप जाओ चार्ज के ऊपर बहस करो, डिस्चार्ज करा लो। लेकिन उस केस में जहां पे आप क्वेश्चन में इमीडिएटली चले गए आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR और आपकी क्वेश्चन इज पेंडिंग व्हाइल द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, then you can of course the court has vast power to look into those charge sheet, और सिर्फ चार्जशीट फाइल होने से वो आपकी जो क्वेश्चन ऑफ FIR फाइल है वो इनफ्रक्चुअस नहीं होती है और कोर्ट का पावर 482 और 226 ऑफ आर्टिकल में वो जो है खत्म नहीं होता है। सो आपके दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूं कि भैया आपको अपने राइट पे सोना नहीं है। द डे यू कम टू नो कि आपके खिलाफ कोई FIR हुई है और जो गलत है झूठा है, आप इमीडिएटली वेट मत कीजिए कि ये इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, आप इमीडिएटली अपने राइट को असर्ट कीजिए, प्रॉपर पिटीशन बनाइए,
प्रॉपरली आर्गू कीजिए, और अगर उस दौरान अगर चार्जशीट आ जाती है आप उसको भी अमेंड करके अपेंडिक्स को लगा के उसकी भी क्वेश्चनिंग आप कोर्ट को दिखा के कर सकते हैं बाय रिलाइंग अपॉन। करेक्ट करेक्ट रोहित सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए मैं बार बार अपने वो दर्शकों को, जो आप लगातार हमको फोन भी करते हैं, आपके लगातार हमें मैसेज भी आते हैं, आप वीडियो का कमेंट्स भी अपने कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सोने से काम नहीं चलेगा जो रोहित सर कह रहे हैं। आप इंतजार करते रहते हैं। जनरली क्या हो रहा है, एफआईआर हो गई, 7 ईयर्स से नीचे तक है, आपको कहीं कोई अरेस्ट का वो नहीं है, आपको वो वकील साहब जितनी उनको नॉलेज थी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आओ चलो बेल ले लेते हैं, बेल दिलवा देते हैं तुम्हें। बेल कुछ नहीं है साहब, बेल यही है कि आप एक हलफनामा कोर्ट के सामने देते हैं कि आप जब जब हमें बुलाएंगे हम आएंगे। लोग कहते हैं हमसे रोहित सर कि हमने तो बेल ले लिया है साहब, हमने कहा 7 अरे भैया बेल लेके जिस केस में आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता उसमें बेल लेके आप मान रहे हो कि हाँ जी मेरे खिलाफ केस बनता है? क्या बातें कर रहे हो यार। और इसके साथ ही ये केवल आप कोर्ट को ये बता रहे हैं कि साहब जब जब आप बुलाओगे हम आ जाएंगे, हम कहीं भागे नहीं है, बस इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं हो रहा है। और भारत में एफआईआर अपने आप में एक चलना, ट्रायल चलना अपने आप में एक सजा है, तो आप सजा क्यों भुगतना चाहते हैं? एफआईआर हुई, आपको लगता है ऑन द फेस ऑफ ये रॉन्ग है, आप जाइए धड़ाक से कदम कराइए। एक लास्ट बिल्कुल आपसे रोहित सर, में बहुत आपका समय बेहतर ले लिया हमने, एक लास्ट आपका अनुभव 482 को लेके क्या है, किस तरह का रेस्पॉन्स कोर्टों से मिल रहा है? आपका भी लंबा अनुभव हो गया, अदालतों में आप लगातार जा रहे हैं सर। देखो मेरा तो अनुभव जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो मोस्टली जिन जिन केसेस में बनता है हमने 482 और 226 को फाइल कराया है और कोर्ट को ये दिखाया है कि भैया ये सिविल डिस्प्यूट का नेचर का केस है, या इसमें जो ये है वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए बनाए गए हैं, इसके पीछे ये कारण है, इसके पीछे ये इश्यूज है, और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने ऑर्डर्स किए। करेक्ट। तो ऐसा ऐसा देखो, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि भैया आपको जस्टिस लेने के लिए आपको राइट को अपने एसर्ट करना पड़ेगा। अब आप एसर्ट ही नहीं करेंगे, हाँ दूसरी बात, अब आप कोर्ट को प्रॉपर तरीके से ना अपनी पिटीशन बनाओगे, ना प्रॉपर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, और फिर अगर कोर्ट मना कर दे तो आप ये कहो नहीं नहीं जी होता ही नहीं है, तो भैया मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं होता है ये, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ्या, ये भ्रम है, इससे बाहर आइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, आपसे बातचीत करके निश्चित रूप से हमेशा अच्छा लगता है। हमारे दर्शकों को आपसे बड़ा लाभ मिलता है, कम से कम उनको राइट डायरेक्शन में जाने का आपने जो साधन बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है आईपीसी में या बीएनएस में, अभी जो नया 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, अगर उसमें भी एफआईआर, आप बैठिए मत, जाइए अपनी मजबूती से उसकी तैयारी करिए, एविडेंस बनाइए और खटाक से अच्छी पिटीशन। सवाल ये है, इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने कही वो लास्ट में मैं बिल्कुल दोहरा दूं, ऐसा नहीं है, नियम कायदा कुछ नहीं है, आपको कानून है, जजमेंट्स है, पूरी एक व्यवस्था है, आप जाइए अपना बात तो कम से कम रखिए। आप बैठे रहेंगे तो कोर्ट तो आएगी नहीं आपकी एफआईआर खत्म करने, अनलेस कि आप नहीं जाएंगे। करेक्ट, तो इसलिए इस बातों को आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विप्लव, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे दर्शकों को। आई होप व्हाट आई हैव सेड वुड बी ऑफ सम यूज टू देम। थैंक यू सर, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।